दोस्त एक तरफा। एक 10 बाय 10 का छोटा लेकिन हवादार कमरा और कमरे में धीमी आवाज में बजती मेहंदी हसन की कोई गजल और उसके साथ गुनगुनाती एक 20-22 साल की लड़की अस्मी, किसी समतल सपाट मैदान पर बहती नदी जैसी, हमेशा खुश रहने वाली और अपने आप से प्यार करने वाली लड़की। आज फिर वो अपने 1 रूम अपार्टमेंट को बिखेर कर उसको रीअरेंज करने में भिड़ी थी। उसका फिक्स्ड वीकेंड प्लान था ये, कॉलेज से मिली 2 दिन की छुट्टी का पूरा सदुपयोग। यानी शुक्रवार से ही कमरे की इकलौती अलमारी खाली कर दी गई थी। बुक शेल्फ की सारी किताबें कमरे के कोने में एक के ऊपर एक मीनार बनाकर टिकी थीं। काफका से लेकर फैज तक, इस्मत चुगताई से लेकर शिवानी तक, हर तरह की ढेरों किताबें। फिर शनिवार सुबह से शुरू होती उसकी अपने आप से लड़ाई कि अस्मी किताबें ऐसे रखना, कपड़े वहां, गमलों को इतनी जगह मत दे यार, और पुराने अखबार बेच भी देना। अरे आखिर कितनी मोमबत्तियां सजाएगी छोटे से कमरे में, और ये टिमटिमाते बल्ब, अरे दिवाली पे निकाल लेना यार। खैर इतवार की रात होते होते कमरा नई रंगत लिए जगमग करने लगता। एक कोने में टी लाइट्स और दूसरे में लटका नीले पीले पंखों वाला ड्रीम कैचर और कांच के मर्तबान में झूलता मनी प्लांट। अस्मी पास के एक छोटे से कस्बे से आगे की पढ़ाई करने इंदौर आई थी। अपनी सामर्थ्य से बहुत ज्यादा खर्च करके उसके पापा ने उसे यहां भेजा था और अस्मी इस बात को बहुत अच्छे से समझती भी थी। इसलिए जब भी मौका मिलता वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेती थी। कभी बच्चों की ट्यूशन तो कभी किसी बुक स्टोर में काम। उसके अपने खर्चे तो निकल ही आते थे। कमरा संवार कर अस्मी ने सैंडविच और कॉफी बनाई। बाहर तेज बारिश थी। वो बालकनी में आ गई। इस बालकनी भर के लिए वो पूरे 1000 रुपए ज्यादा किराया दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर ठंडी बूंदों को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और चेहरे पर छींट लिया। वर्थ पेइंग, वो बुदबुदाई। तभी उसका मोबाइल बजा। दुपट्टे से गीले हाथ को पोंछकर फोन उठाया। उसकी दोस्त का था। दोस्त की हेल्थ केयर एजेंसी थी और उसे अचानक किसी बुजुर्ग महिला के लिए अटेंडेंट की जरूरत थी। ना मत कहना अस्मी, बहुत जरूरी है यार। देख पेमेंट भी अच्छी है। टाइम है शाम 6 से सुबह 8 बजे तक, बस। अस्मी सोच में पड़ गई। अटेंडेंट, पता नहीं कैसा काम होगा, कैसे लोग होंगे, और फिर रात भर बाहर। पापा तो कभी नहीं मानेंगे। क्या करूं, हाँ या ना ही कर दूंगी। लेकिन उस शाम कॉलेज से लौटते हुए उसके कदम दोस्त के बताए पते की तरफ उठ गए। मनमौजी नदी थी अस्मी, कौन रोकता उसको। थोड़ी देर यहां वहां भटकने के बाद वो एक सफेद 2 मंजिले घर के सामने थी। आसमान में फिर बादल घुमड़ने लगे थे। हल्की बौछार पड़ने लगी। अस्मी ने पीठ पर लटके बैग को सर के ऊपर रखा और दौड़कर बाहर लगी कॉल बेल बजा दी। वो आज फिर छाता भूल आई थी। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। कहिए। अस्मी के सामने एक लड़का खड़ा था। वो अचकचा गई। उस नदी जैसी लड़की का मन जैसे झरना बन गया, उछलता मचलता मीठे पानी का झरना। जी फरमाइए, किससे मिलना है? लड़के ने दोहराया। जॉब के लिए आई हूँ, अटेंडेंट फ्रॉम A to Z हेल्थ केयर। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज। अस्मी को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये क्या कह रही है। उसके मन की तरह शब्द भी जबान से बस फिसलते चले गए। बारिश तेज होती जा रही थी। अस्मी उस अनजान घर के बाहर खड़ी भीग रही थी और चौखट के उस पार घर के अंदर खड़ा लड़का उससे सवाल जवाब कर रहा था। नाम क्या है? A to Z हेल्थ केयर। अस्मी उसके दाएं गाल पर बनते बिगड़ते गड्ढे को देखते हुए बोली। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का जरा सा खींचा। ओह अस्मी। वो चेहरे पर जमा बूंदों को हथेली के पिछले हिस्से से पोंछने लगी। क्या करती हो? रात भर यहाँ रह पाओगी? दादी माँ की देखभाल करनी है। परसों गिर पड़ी थी आंगन में। मेरी पोस्टिंग बाहर है। पानी के साथ सवालों की बौछार में अस्मी वहीं खड़ी भीगती रह जाती कि अंदर से किसी के बुलाने की आवाज आई। लड़का बात बीच में रोक कर तेजी से पलट कर अंदर गया तो अस्मी भी उसके पीछे पीछे चली आई।
कौन है क्षितिज? लिविंग रूम के दीवान पर पैरों में प्लास्टर बांधे लेटी हुई उसकी दादी ने सर उठाकर पूछा। तो क्षितिज नाम है इसका। अस्मी ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी बड़े राज से पर्दाफाश हुआ हो। लड़के ने अपनी दादी की नीचे गिरी वॉकिंग स्टिक उठाकर उनके सरहाने से टिका दी और बोला, आप अकेले उठने की कोशिश मत किया करिए दादी, प्लीज। उसके लहजे में हल्की नाराजगी उतर आई थी। दादी ने उसकी बात को अनसुना किया और बोली, ये कौन है? क्षितिज अस्मी की तरफ पलटा। ओ हाँ दादी, ये वो अस्मी का मुंह देखने लगा। अस्मी ने हिचकते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए और बोली, मैं अस्मी, आपकी अटेंडेंट, हेल्थ केयर एजेंसी से। दादी ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। गेहुआ रंग, छोटे छोटे बेतरतीब बाल, तीखी नाक और लंबी पतली उंगलियां। आर्टिस्टिक हैंड्स, दादी बुदबुदाई। दादी, यू नीड हेल्पिंग हैंड्स, क्षितिज ने टोका। अस्मी थोड़ा दादी के करीब सरक आई। दादी ने आगे बढ़कर उसके गाल थपथपा दिए। अस्मी को पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। अगली शाम अपने कॉलेज के बैग के अलावा एक और छोटा बैग लिए अस्मी क्षितिज के घर पहुंच गई। करीने से सजे उस घर में क्षितिज और उसकी दादी के सिवा और कोई नहीं था। और 1-2 दिनों में ही अस्मी ये जान गई कि उन दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के सिवा कोई है ही नहीं, और अब शायद किसी की जरूरत थी भी नहीं। 3 दिन बाद क्षितिज को अपनी नौकरी ज्वाइन करने निकलना था। अस्मी ने किसी तरह अपने पापा को मना लिया था कि वो ये पार्ट टाइम नौकरी कर ले, और अब उसका जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ गया था। उस पूरी शाम और रात क्षितिज अस्मी को समझाता रहा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। दवाओं की और नसीहतों की फहरिस्त पकड़ाई, और अस्मी वो बस देखती रही। उसकी आवाज का रौब, उसका गंभीर चेहरा जो सिर्फ दादी के आगे पिघलता था, और उसकी आंखें बादाम की गिरी जैसी। सिर्फ पढ़ने और अपना करियर बनाने का सपना लेकर अपने कस्बे से आई उस लड़की की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। उसे पहला प्यार होने लगा था। अस्मी की जिंदगी का यह सबसे खूबसूरत पार्ट टाइम जॉब था। दादी की देखभाल, क्षितिज की दादी की देखभाल, और देखभाल भी कितनी आसान थी। उनका हाथ पकड़कर वॉशरूम तक ले जाना, शाम को बागीचे में थोड़ा टहलवाना, जब दिल चाहे बालों को सुलझाकर चोटी बना देना, और सबसे अच्छा उनको किताबें पढ़कर सुनाना। नहीं सुंदरकांड या भगवत गीता नहीं, बल्कि कहानियां, उपन्यास, साहित्य की किताबें। दादी को चस्का था पढ़ने का। रोज नया लेखक, नई किताब, यानी ऊपर वाले ने ये अच्छी जोड़ी बना दी थी। अस्मी ने पता नहीं कब दादी का विश्वास जीत लिया। शायद बुजुर्गों की आंखें आसानी से पढ़ लेती हैं सही और गलत, इसलिए दादी भी हफ्ते भर में ही अस्मी के बहुत करीब आ गई। देर रात तक दोनों सहेलियों की तरह बातें करने लगी थीं, और जब दादी का कुछ पढ़ने का मन नहीं होता था तब वो अस्मी को क्षितिज के बारे में बताती रहती। पुराने एल्बम दिखाती कि कैसे वो शुरू से स्पोर्ट्स में अव्वल था, कैसे उसको बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना था, और कैसे अब उसकी नौकरी लगते ही लोग उसकी शादी की बात कर रहे हैं। अस्मी सुनती रहती, क्षितिज ये, क्षितिज वो। उसे लगता था कि दादी बस बोलती जाए और वो उसके बारे में सब कुछ जान जाए। वो कॉलेज से सीधा भागती दौड़ती ड्यूटी पे पहुंच जाती। शाम से कब सुबह हो जाती उसे पता ही नहीं लगता। सुबह फिर कॉलेज की तरफ दौड़। भाग रही थी जिंदगी, लेकिन सफर बड़ा सुहाना लग रहा था। एक तरफे इश्क ने अस्मी को पंख दे दिए थे। अब दूसरा वीकेंड आने वाला था। शनिवार सुबह क्षितिज आएगा तो तू अपने घर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। दादी ने अस्मी के बाल से हिलाकर कहा तो अस्मी को लगा कि कह दे, नहीं करना मुझे आराम, नहीं जाना है घर, पर कह नहीं सकी और सुस्त सी आवाज में जवाब दिया, ठीक है दादी। रात को दादी की दवाओं की आखिरी डोज देकर अस्मी उनके सिरहाने बैठ गई। दादी बताइए आज क्या पढ़े? आज ना तू मनोहर श्याम जोशी का कसब पढ़, और सुन, शुरू से नहीं, देख बुक मार्क लगा होगा कहीं, बस वही पढ़ना। दादी रोमांटिक नॉवेल?
अस्मी ने उनकी तरफ देखकर आंखें मटकाईं और बुक शेल्फ से किताब निकाल के ले आई। अस्मी पढ़ने लगी। कहानी की नायिका बेबी और नायक डीडी की प्रेम कहानी। वो पहले भी कई बार पढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसकी आवाज धीमी होने लगी तो दादी ने चपत लगाई, अरे लड़की जोर से पढ़, जरा ऊंचा सुनती हूं आजकल। अस्मी जोर से पढ़ने लगी। पेज नंबर 25 की पहली लाइन। और उसे लगा प्यार एक उदास चीज है और बहुत प्यारी सी चीज है उदासी। ये उदासी की क्या बातें हो रही हैं? अचानक क्षितिज की आवाज से अस्मी चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई, लेकिन फिल्मों की तरह क्षितिज ने उसे झुककर उठाया नहीं। अरे तू कब आ गया? गाड़ी की आवाज आई ना दरवाजे की आहट। तू पुलिस वाला है कि चोर? दादी ने हंसते हुए क्षितिज को गले से लगा लिया। अस्मी ध्यान से उसे देख रही थी और वो अपनी दादी के झुर्रीदार गालों को चूम कर, उनकी हथेलियां सहलाकर पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा था। परफेक्ट, अस्मी मन ही मन बुदबुदाई। उसके मन में फूटे नए नए प्यार के अंकुर में हरे हरे पत्ते निकल आए थे। लेकिन क्षितिज, वो तो बेखबर था और अस्मी जानती भी नहीं थी कि उसको कभी खबर होगी भी या नहीं। अस्मी के घर में आज शांति थी। न जाने कितने दिनों बाद इस वीकेंड न गजलें बजी, न उसका रूम अरेंज करने का मन हुआ और न पौधों की गुड़ाई की। किताबें भी अपनी शेल्फ में पड़ी हुई उसके दुलार को तरसती रहीं। अस्मी कसमसाती रही कि काश वो क्षितिज के होते हुए वहां रह पाती। काश दादी से और किस्से सुनती, उनके बचपन के, कैसे क्षितिज के माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत के बाद दादी पोता दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे, कैसे वो जिंदगी को दोबारा रास्ते पर लाए। काश वो दादी के साथ क्षितिज को भी अपने बारे में कुछ बता पाती कि किस तरह जमीन बेच के उसे पापा ने यहां पढ़ने भेजा है और वो अपने सारे शौक मार कर हमेशा बस किताबें खरीदा करती है, या कि उसे गजलें सुनना कितना पसंद है। प्यार भी ना बड़ा डिमांडिंग होता है, बहुत सारी मांगें करता है। किसी शायर ने कहा है कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। सोमवार की शाम जब अस्मी वापस ड्यूटी पर यानी क्षितिज के घर पहुंची तो वहां नीम शांति थी। न बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी, न भीतर क्षितिज था। बस तेज बारिश थी। दादी अपने सरहाने कुछ किताबें इकट्ठा किए हुए उसका इंतजार कर रही थीं। अस्मी यहां वहां नजरें घुमाकर देखने लगी, शायद क्षितिज दिख जाए या कोई सबूत कि कल वो यहां था। आओ अस्मी, आज देर कर दी। दादी ने अस्मी को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। सॉरी दादी, बारिश तेज थी। मैं आपके बालों में तेल लगाऊं? अस्मी ने लाड़ जताया। दादी हंस दी और उसके हाथ में एक नई किताब पकड़ा दी, नया बुकमार्क। अस्मी पढ़ने लगी, निर्मल वर्मा की लवर्स का एक हिस्सा। उसे ठीक समय पर आना अच्छा लगता है, न कुछ पहले न कुछ बाद में। इसलिए मैं अक्सर ठीक समय से पहले आ जाता हूं। मुझे प्रतीक्षा करना, देर तक प्रतीक्षा करते रहना अच्छा लगता है। अस्मी का गला रुंधने लगा। बेचारी लड़की वाकई इश्क में थी, क्योंकि ऐसे में हर बात दिल में गहरे उतरती है, चुभती है। बातों में छिपे हुए अर्थ नजर आने लगते हैं। और फिर यहां तो इंतजार का जिक्र था। कमरे की चुप्पी दादी के मोबाइल की तेज रिंग से टूटी। अस्मी ने देखा दादी की आंख लग गई है। हल्के खर्राटों की आवाज आने लगी थी। उसने लपक कर फोन उठा लिया। वो कुछ कहती उससे पहले ही वहां से आवाज आई, हेलो। अस्मी को लगा जैसे उसका इंतजार खत्म हुआ। 2.5 अक्षर प्रेम के की तरह ये 2.5 अक्षर उसको भीतर तक गुदगुदा गए। दादी कहाँ है? अस्मी ने कहा, वो सो गई। जगाऊं? नहीं, उनसे कहना मैं कल आ रहा हूं, पूरे हफ्ते वही हूं, ट्रेनिंग है। और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम वही सपने देखते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है,
तितलियों को रंगों के या पंछियों को उड़ान के सपने शायद ही आते होंगे। उस रोज अस्मी ने सारी रात क्षितिज को सपनों में देखा। अगले दिन अस्मी की नींद देर से खुली। खिड़की से बाहर देखा तो तेज बारिश थी। अच्छा शगुन है, अस्मी को माँ का कहा याद आया। उनके हिसाब से बारिश एक शुभ संकेत होती है, अ ब्लेसिंग फ्रॉम अबव। अस्मी उठकर दादी के पास पहुंच गई। वो खानसामे को क्षितिज की पसंद के पकवान बनाने का आदेश दे रही थी, यानी उसने दादी को सुबह फोन कर दिया होगा। अस्मी ने कॉलेज जाने का प्लान रद्द कर दिया। वजह इश्क नहीं, बारिश, ऐसा उसने दादी को समझाया। बादल भी कितनी तेज गरज रहे थे। अस्मी की यहां यानी दादी के अटेंडेंट के तौर पर 12 घंटे की ड्यूटी थी, शाम से सुबह तक। लेकिन आज अस्मी ओवर टाइम के मूड में थी। दोपहर को ठीक 12 बजे क्षितिज घर पहुंच गया। कड़क क्रीज वाली खाकी यूनिफॉर्म और कंधों पर चमचमाते सितारे, लेकिन उनकी चमक अस्मी की आंखों में चमकते तारों के आगे फीकी ही रही। बस गम इस बात का था कि क्षितिज अनजान था। अगर जानता तो ये ना कहता कि अगर तुम बारिश की वजह से यहां रुकी हो तो तुमको ड्राइवर छोड़ आएगा। खैर, अगला एक सप्ताह अस्मी की जिंदगी में ऐसे आया जैसे दिसंबर के महीने में गुलाब। मानो ऐसे आना ही था। दादी उसके और क्षितिज के बीच एक पुल थी। रात को अस्मी कहानियां पढ़ती तो क्षितिज भी अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ सुनता रहता। कभी किसी वाक्य पर उसकी तरफ देख भी लेता। हाँ, वो कहता बहुत कम था, फिर भी उसका पूछा एक सवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अस्मी के पेट में अब तक तितलियां बनकर फड़फड़ा रहा था। अस्मी के एक तरफा इश्क ने उसको बावरा बना दिया था। वो सुबह अखबार में खुद से पहले क्षितिज का राशिफल पढ़ती और उसको चाय पकड़ाते हुए यूं ही पूछ लेती, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? उसका पसंदीदा रंग नीला था और अस्मी अपना वार्डरोब पूरा का पूरा नीला कर देना चाहती थी। कभी आते जाते उसको अनजाने ही छू जाना अस्मी की अब तक की सबसे गाढ़ी कमाई थी। 7 दिन बीत गए। क्षितिज के जाने का वक्त करीब आ रहा था। ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो जाते जाते दादी से कह गया कि आज शाम को एक मेहमान आएगा। दादी, खानसामे को जरा टाइट कर देना, बल्कि आप ही मेन्यू डिसाइड कर लेना ना प्लीज। अस्मी कॉलेज की तैयारी करते हुए सुन रही थी। कौन होगा मेहमान? जरूर कोई थानेदारनी होगी। मुझे क्या। शाम को अस्मी कॉलेज से लौटी तो पूरी भीग चुकी थी। छाता आज फिर भूल गई थी। वो दरवाजे पर रुकी, अपना दुपट्टा निचोड़ने लगी। चप्पल वहीं उतार कर दीवार से टिका दी। क्षितिज की आवाज बाहर तक आ रही थी। इतनी जोर से हंसता है, पहले तो नहीं सुना। आने वाला मेहमान जरूर कोई कॉमेडियन होगा। अस्मी जलती भुनती हुई अंदर पहुंची तो उसकी नजर सामने बैठे मेहमान पर पड़ी, जो क्षितिज के चेहरे पर छाई खुशी की वजह थी। धानी रंग की साड़ी पहने, कानों में रंग बिरंगे मोतियों वाले झुमके। कौन है ये? अस्मी वहीं खड़ी रह गई। किसी और का खूबसूरत होना उसे इससे पहले कभी इतना नहीं खला था। अस्मी, वहां क्यों खड़ी है? दादी की आवाज सुनकर अस्मी उनके करीब चली गई। दादी ने उसका परिचय कराया। ये अस्मी है, मेरी तीमारदारी के लिए आई थी, लेकिन अब हमारे घर का हिस्सा बन गई है। कहानियां सुनाती है मुझको। और अस्मी, ये है क्षितिज की कॉलीग प्रिया, दोनों साथ में पोस्टेड हैं। हेलो। अस्मी ने हल्का सा सर हिलाया। पुलिस ऑफिसर की दोस्त, पुलिस ऑफिसर। अस्मी के भीतर कुछ जलकर खाक हो गया था। अपना वजूद उसे बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। उसका मन किया कि वहां से भाग जाए। वाकई, कहां क्षितिज और उसकी ये कॉलीग, और कहां मैं? अस्मी बुदबुदाई, इतनी तेज कि पास कोई खड़ा होता तो शायद सुन लेता। कमरे में लॉ एंड ऑर्डर की बातें होने लगी, पुराने दिनों की बातें। अस्मी उदास होने लगी। ये लोग कहानियों की बातें क्यों नहीं करते? उसका वहां बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जैसा तूफानी मौसम बाहर था, वैसा ही उसके भीतर भी। डिनर के बाद क्षितिज की कलीग चली गई।
क्षितिज उसको बाहर छोड़ने गया। बहुत देर तक वापस नहीं आया। कितना लंबा वक्त था वो। अस्मी सोचती रही, हाथ तो जरूर मिलाया होगा, क्या पता गले भी लगे हों। वो पता नहीं क्या क्या सोचती रही। रात के 10 बजने लगे थे। अस्मी दादी के लिए सरसों का तेल गरम करके ले आई। आज आपने बहुत एक्सर्शन किया दादी। दादी ने आंखें बंद कर ली। बोली, पहले जल्दी से वो पीले कवर वाली किताब ले आ, बुकमार्क भी लगाए। अस्मी ने किताब खोली। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। वो उछल पड़ी, दादी, गुनाहों का देवता। जब स्कूल में थी तब पढ़ी थी, एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट। अस्मी की आंखें चमक गईं। सामने बैठा क्षितिज हंस दिया, कुछ तंजिया सी हंसी। बस यही गाड़ी ले एक बीघा खेत बेचे जाने। हाँ भाई, एक बीघा खेत बेचा 30 लाख पावर। अब 25 लाख लगा बैठे हो स्कॉर्पियो। लेकिन कौन मॉडल हो? पढ़ने में नहीं लग रहा। अरे वो मॉडल बंद हुई। अच्छा, ये मॉडल बंद है तो लेबा का ग्राहक की ओर। उसका गला भी रोन रहा था। अल्टो। अरे अल्टो का करब? अरे अल्टो 10-15 लेंगे भाई। जब एक बीघा बेचबो करब, अगर स्कॉर्पियो रे चढ़ब बेकार बजी। अल्टो चढ़ब 10 टे खरीद के चढ़ब ने। मस्त एक विधान नहीं अल्टो लाना बढ़िया बेचा। खेत एक बीघा में संगे चला। हमार कहां कई जाना तैयार होते ले फिर हमार खेत होते। भीख मांग के उसको मगर खेत न बेचत। देख अब देखा पहले कहाँ देखब। गाड़ी देखा, बड़की गाड़ी, छोटकी गाड़ी, यही कम गाड़ी है, लाल लाल मझिल की गाड़ी आ गई आगे आगे पैदल है। क्षितिज भी सोया नहीं था। देखा तो होंडा सियाज, शायद अपनी पसंद की कोई किताब खोज रहा था। होंडा सियाज, मारुति सियाज। अरे हो अच्छा कुमारवा देखा रिक्शा नहीं करता बचिए। ये माटी के घोंघा उसे तो सुबह चूतिया मरियन औलाद छोड़ेगा नहीं। बम्बई में तरफ करवट करके लेट गई। ये अटिया लाई क्या गुरु, एक बीघा बेच दे मन होत बा। लेकिन है वो पलटी तो रोज के चचेर ठीक नहीं बा। उसके हाथ में एक किताब थी। करो अक्षय कुमार, ए चाचा उसके पास बैठ गया एकदम। अरे झाग लंडे, और किताब उसके हाथ में पकड़ा दी। अब 4 बोझ चैला काम बा, तू यहाँ क्या करता है? अस्मी ने कवर पर नाम देखा। हाँ चला। उसने कहा शमशान घाट रोड बता अभी चंद्रधर शर्मा को। वहाँ चाटे आई है। उसने वहाँ चाटे चला आई है। लिखा अब देख कमाए लड़के बनाई, लड़कियां तारे खा रोटी बनाई देवार है। कुछ आंखें लात मार के तब का मार बद्दी खींच रहे थे। मोर बप्पा जी नहीं पावत हन। अस्मी हैरान, ये कौन गाड़ी है? हो फीगो मोहब्बत फीगो। वो जरा सा अस्मी की तरफ झुका, मुस्कुराया। ये कौन चौक है यार? जाना था का नाव गाँव हो गई। कौन चौक है? एमजी मार्ग, मीरगंज। मीरगंज मार्ग कहाँ बताऊबा, कहाँ नाम जुड़ा है?